वेलकम दोस्तों, आज के नए टॉपिक में बात करते हैं, नए सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले आपके कोई कमेंट्स हो, कोई डिटेल्स हो, या आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो रिलेटेड एनी एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या बैंकिंग हो, IBPS हो, RRB हो, रिलेटिव रेलवे हो, उनके पेपर कैसे कंडक्ट होते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, क्या प्लान एंड क्या प्लान्स होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है एग्ज़ाम को, फिर प्रिपेयर कैसे करना पड़ता है, ये सब डिस्कस करेंगे। बट आई वांट कमेंट्स। अगर आपके पास कमेंट्स, मेरे पास कमेंट आएंगे आपके, तो हम उसके ऊपर एक वीडियो निकालेंगे, एक ब्रीफ वीडियो निकालेंगे। दोस्तों, UPSC कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज के ऊपर बात करेंगे। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर इसको कंडक्ट किया जाता है। देन आफ्टर ये कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज UPSC थ्रू द्वारा ली जाती है, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। सिलेबस क्या होता है इसका, इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। पर्सनालिटी इंटरव्यू टेस्ट होता है, उसके पहले रिटर्न टेस्ट होता है, पेपर 1 पेपर 2 हैज़ पर द कोड। जो कोड देते हो उसके ऊपर, वो सब्जेक्ट के कोड के ऊपर आपको जो चॉइस करते हो उसके ऊपर आप जब एग्ज़ाम में बैठो वही सब्जेक्ट आपके लिए कंडक्ट किया जाता है, आप फिर उसके लिए पेपर दोगे। देन आफ्टर UPSC का कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाके लिंक में रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पढ़ोगे नहीं तो UPSC दोगे नहीं, क्योंकि UPSC इज़ अ वेरी टफ थिंग्स। तो प्लान करो, प्रिपेयर करो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, तब जाके आपको क्रैक कर पाओगे एग्ज़ाम। क्योंकि UPSC में, हाँ चलो कोई प्लान भी ना हो, बट अच्छी स्टडीज़ हो, आपका अच्छा ज्ञान हो, अच्छा नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, तो हो जाएगा। अगर आप फुल्ली मेडिकल सर्विसेज से इक्विप करते हो या फुल्ली उससे नॉलेज रखते हो, तो यू कैन क्रैक दैट एग्ज़ाम कन्वीनियंटली। और मैं बात करूँगा अगर सिलेबस की, तो सिलेबस इतना वास्ट नहीं है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का। हालांकि देखा जाए तो CAPF का, UPSC सिविल सर्विसेज का, तो हम बात करेंगे। उसमें रिटर्न एग्ज़ाम होती है, ठीक है। फिर एग्ज़ाम MBBS उसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। बट अगर एलिजिबिलिटी क्या है इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। फिर पोस्ट के ऊपर बात करेंगे। पोस्ट कौन से मिलते हैं, कौन से पोस्ट है। जैसे देखा जाए तो CAPF में, सेंट्रल आर्म फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट है, तो उसमें असिस्टेंट कमांडेंट किस किस सेक्टर में मिलेगा, जैसे BSF, ITBP, CRPF, CISF, तो इसमें भी पोस्ट है, तो हम आगे बात करेंगे। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि द पर्सन शुड पास रिटर्न एग्ज़ाम, एक रिटर्न एग्ज़ाम पास करना चाहिए जो अगर और प्रैक्टिकल, बट फाइनल में होना चाहिए, ठीक है। फाइनल में अगर हो, उसने रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, जैसे फाइनल में चल रहा हो उसका, तो वो भी दे सकता है, बट MBBS वाला ही दे सकता है, BHMS वाला नहीं दे सकता, MBBS, ठीक है। तो आप MBBS वाले हो तो आप दे सकते हो, बट स्पेसिफाई नहीं किया है कि MBBS इसी फील्ड में चाहिए, क्योंकि कोई MBBS डिग्री पर्सनल फील्ड में होती है, तो ठीक है। MBBS जैसे मैं तो इतना बता नहीं पाऊँगा आपको, बट MBBS फील्ड में जैसे पैथोलॉजी MBBS भी हो गया, होता है, MBBS इन डेंटल भी होता है, तो हर तरह का MBBS होता है। तो आप अगर कौन से पर्सनल फील्ड से अगर MBBS के हो, तो बस स्पेसिफाई नहीं किया, अगर आप अप्लाई हो सकता है तो कर देना, ठीक है। देन 27 जुलाई इसका लास्ट डेट है, ध्यान रखें 27 जुलाई। इसके बाद फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, फॉर्म विड्रॉ भी कर सकते हो, बट ऑन ड्यू डेट। देन आफ्टर आप दोस्तों, फीमेल के लिए जो फ़ी है वो एग्जम्प्टेड है, मतलब फीमेल वालों के लिए फ़ी नहीं लगेगा। जो भी हो, जैसे SC ST एंड जो बैकवर्ड क्लासेस से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे फिज़िकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं, उनके लिए भी फ़ी एग्जम्प्टेड है, उनको फ़ी नहीं लगेगा। देन आफ्टर फ़ी SC ST जो भी कैंडिडेट उनको भी नहीं लगेगा। हाउ टू अप्लाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इन हैंड,
कि आपको जल्दी जल्दी अप्लाई हो जाए। ईमेल तो चाहिए, विदाउट ईमेल ये नहीं हो पाएगा। देन आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ एज चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस चाहिए। फिर बाद में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, कौन से कास्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो भी एक उसका सर्टिफिकेट चाहिए। फिर जैसे कास्ट वैलिडिटी होती है तो एज रिलैक्सेशन के लिए, तो वो अगर आपके पास होगा तो बेस्ट है। देन आफ्टर अगर आपके पास जैसे फिजिकली बैकवर्ड का भी एक सर्टिफिकेट होता है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी करके, वो भी आपको देना पड़ेगा फॉर्म भरते वक्त। देन आफ्टर फ़ी जनरल वालों के लिए होती है। देन आफ्टर जैसे अगर आपको विड्रॉ करना है एप्लीकेशन, अभी नहीं पढ़ाई नहीं हुई है या शायद पढ़ाई नहीं कर पाए या कुछ आपको इश्यूज़ है, तो पर्सनल इश्यूज़ है, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। इसका विड्रॉल एप्लीकेशंस का टाइम है 3/8/2021 और 9/8/2021 तक। उस बीच आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो एप्लीकेशन, पर 9/8/21 को कर गए तो पर 6 बजे 6 PM के पहले कर लेना, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे जैसे आपका बहुत मन जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि यार पोस्ट कौन से हैं, कैसी पोस्ट मिलेगी, कौन से लेवल की पोस्ट मिलेगी। अब जानने का कोशिश कर रहे होंगे, मैं बताऊंगा बट लास्ट में। बहुत मज़ा आने वाली, बहुत मस्त पोस्ट है, बट वो लास्ट में बताऊँगा। क्योंकि कैसा है, पहले हम सिलेबस बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस भी एक जानने का ट्विस्ट होता है कि सिलेबस कैसा, ज़्यादा है बड़ा है। हालांकि सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, देखा जाए कर सकता है कोई भी मेडिकल फील्ड वाला। सिलेबस में पेपर 1 और पेपर 2 है, और पर्सनैलिटी टेस्ट है 100 मार्क्स का। पेपर 1 में 2 पेपर्स होते हैं 500 मार्क्स के, 500 मार्क्स के। तो 500 मार्क्स के पेपर में आपको पहला पेपर 250 का, दूसरा पेपर भी 250 का। देन आफ्टर उसमें कई सब्जेक्ट्स है, जैसे कोड दिए गए हर एक सब्जेक्ट को, आपको उस कोड को रिप्रेजेंट करना होगा या फिर फॉर्म फिलअप करते हुए डालना पड़ेगा। एंड और एक बात बता दूं, अगर आप फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाते हो, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर क्लियर हो जाता हो, तो यू हैव टू फिल द डैफ, तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म उसको बोला जाता है। वो भरोगे तो ध्यान से भरना। इट इज़ ऑल इज द इंटरव्यू इज़ ऑल बेस्ड अपॉन डैफ। तो डैफ अगर सीधा भरोगे, अच्छा भरोगे, तो भैया क्लियर हो जाओगे एग्ज़ाम। देन आफ्टर हम पेपर 1 की बात करते हैं। जनरल मेडिसिन आता है पेपर 1 में, ठीक है। जनरल मेडिसिन से पेपर 1 में जनरल मेडिसिन में मैं आपको अगर बताऊँ तो कार्डियोलॉजी है, फिर न्यूरोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है, फिर एंडोक्रिनोलॉजी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है यार उसमें। अगर आप चाहते हो कि ये पूरी लिस्ट को देखना चाहते हो, तो आई विल गिव द लिंक, यू कैन गो टू द लिंक एंड यू कैन सी देयर। आपको सब लिस्ट मिल जाएगी बाकायदा। आपको जो जो सब्जेक्ट्स में रुचि है या इंटरेस्ट है या लेना चाहते हो, जिसमें आपने पढ़ाई एकदम अच्छी कर रखी है, आपका कंट्रोल उसके ऊपर अच्छा होगा या आपकी स्ट्रेंथ उसमें अच्छी होगी, तो आप वही सब्जेक्ट लेना। देन आफ्टर फिर वो कोड ए है। कोड बी में पहले पेपर का कोड मैंने ए बताया, जनरल मेडिसिन। दूसरा है पेडियाट्रिक्स में आता है। उसमें से मैं 2-3 बता दूँ। बेसिक न्यूबॉर्न केयर है, नॉर्मल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स है, एक्सीडेंटल एंड पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन है। देन आफ्टर पेपर सिलेबस 1 में ऐसा है, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 में सर्जरी है, गैनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, कुछ तो भी ऐसे ही करके आप मैनेज कर लेना, देख लेना भाई। तो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन्स, ठीक है। प्रिवेंटिव केयर जो बोलते हैं, जो सोशल मेडिसिन्स होते हैं, तो वो है। सोशल मेडिसिन्स में अगर मैं थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा सर्जरी में भी थोड़ा इलेबोरेट कर दे तो क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स है उसमें। या ये मैं बोलूँगा कि टॉपिक्स है या ये सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ट्यूमर हैं, ब्लड वेजल्स हैं, शायद ये सब्जेक्ट्स, ये टॉपिक्स ही हो सकते हैं। एब्डोमिनल वॉल है, एब्डोमिनल इंजरीज है। उसके बाद फिर आते हैं यूरोलॉजिकल सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, थोरेसिक सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है। फिर गैनेकोलॉजी है, ऑब्स्टेट्रिक जो बी पार्ट आता है, जो बी कोड आता है उसका। देन एंटीनेटल कंडीशन आता है, पोस्टनेटल कंडीशन आता है, इंटरनेटल कंडीशन आता है। गैनेकोलॉजिस्ट में देखा जाए तो गैनेकोलॉजिस्ट इन नियोप्लाज्मा है, क्वेश्चंस इन इन्फेक्शंस इन
जेनिटल ट्रैक है, देन आफ्टर क्वेश्चंस ऑन न्यूरोप्लॉजिक एंड जेनिटल ट्रैक्ट है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स है। फैमिली प्लानिंग में आता है, कन्वेंशंस एंड कंट्रासेप्टिव, फिर उसमें है यूडी एंड ओरल पिल्स, ये सारे टॉपिक्स है। प्रिवेंटिव एंड सोशल कम्युनिटी मेडिसिन से जनरल एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी, हेल्थ एंड स्टैटिस्टिक्स, कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन हेल्थ, तो ऑक्यूपेशनल, ये सारे इंटरनेशनल हेल्थ, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद दोस्तों विड्रॉल एप्लीकेशन मैंने डेट बता दी, बट विड्रॉल एप्लीकेशन का एक रूल है। अगर आप विड्रॉल एप्लीकेशन करते हो और आपको रिफ़ंड चाहिए तो रिफ़ंड नहीं मिलेगा। जैसे कोई 200 पे करता है तो उसे रिफ़ंड नहीं मिलेगा। हालांकि जिसने अगर एग्जेम्प्टेड जो लोग हैं जिसको फ़ी नहीं लगती है, जिसको फ़ी चार्जेस नहीं है, तो वो अगर विड्रॉल एप्लीकेशन कर ले तो उनके लिए कोई फ़ी नहीं है या कोई पेनल्टी नहीं है, मैं ऐसा बोलूँगा। तो अगर आप जिसने फ़ी भरा है तो उसको तो भैया नुकसान है उसका 200 रुपये का, ठीक है। देन आफ्टर हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि पोस्ट कौन से होंगे। असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन रेलवे, हालांकि उसकी सैलरी नियर अबाउट 55,000 से लेके 1,80,000 तक उसके बीच में उसको सैलरी मिलेगी मेडिकल ऑफिसर्स को। हालांकि सबकी सैलरी स्पेसिफाई नहीं है। फिर उसमें पोस्ट जॉइंट हेल्थ सर्विसेज भी है, जिसकी पोस्ट 349 है। इसकी जो वैकेंसी है 349 है। असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर की कम है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी वैकेंसी 5 है। जनरल मेडिकल ड्यूटी ऑफिसर भी है जो न्यू दिल्ली में होती है, जो न्यू दिल्ली में इसकी वैकेंसी नियर अबाउट 184 है। इसका GR2 भी है। GR2 मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट रूल्स, या मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट रिजोल्यूशन भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट रूल भी बोल सकते हैं, या गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें नॉर्थ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में इसके भी पोस्ट है। तो ये नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली को पूरा पोस्ट को मिला के 184 वैकेंसीज है इन द जनरल मेडिकल ड्यूटी ऑफिसर में। तो ये है पोस्ट, वेरी क्वालिफाइड पोस्टेस है। ये बाद में धीरे बढ़ते हम आगे इसके बहुत से मतलब प्रमोशंस होते हैं ऊपर। जो इंक्रीमेंटल लेवल है वो हाई है UPSC का। तो डिविजनल मेडिकल ऑफिसर भी होना, उसके बाद में मिनिस्ट्री सेक्रेटेरिएट में भी जा सकते हैं, जो हेल्थ सर्विसेज में, या जो रूरल सर्विसेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, या इंटरनेशनल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रमोशन होते हैं। तो यही था कि कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज ये UPSC कंडक्ट करती है, हर साल करती है। तो इसकी जो पोस्ट है वो लिमिटेड ही होती है, हालांकि ज़्यादातर लोग देते नहीं हैं और ज़्यादातर रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट रिक्रूट कर देती है एक पर्सनल तरीके से, या पब्लिक नोटिस से, या डायरेक्ट उनका एडमिशन होता है मेडिकल में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है गवर्नमेंट सेक्टर्स में। तो UPSC इसलिए कंडक्ट करवाती है कि हाई लेवल पे रिक्रूटमेंट इसलिए करवाती है अपनी UPSC की, एक जो पॉलिसी हो, प्लान हो, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर हो, उसको स्मूथनिंग करने के लिए, या उसको वो लेवल को अपडेट करने के लिए करती है। UPSC जो भी सर्विसेज इंक्लूड करती है, या जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लेती है, जैसे अभी ये कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज जिसमें जितने भी पोस्ट यहाँ पे, जो मेडिकल ऑफिसर है, डिविजनल ऑफिसर है, तो ये इसलिए अपॉइंट करती है कि जो हेल्थ सर्विसेज है डिस्ट्रिक्ट में या करंट रीजन में, उसको मॉनिटर करने के लिए जो इक्विपमेंट्स भेजती है, जो मशीन भेजती है, या जो प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीजेज से रिलेटेड जो भी डिसीज़ होती है, उसको वॉच आउट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए ये सभी पोस्ट निकाले जाते हैं, इसको मॉनिटर करने के लिए, कि एक बड़ा सेंट्रल सर्विसेज का ऑफिसर इसको मॉनिटर करे और रिपोर्ट दे, ग्रासरूट लेवल एक रिपोर्ट दे। तो इसलिए ये सर्विसेज करी जाती है। हालांकि ये सर्विस पर्सनली देखो कैसा है कि जो भी व्यक्ति है, जैसे कोई पर्सनली MBBS निकल के आता है तो डायरेक्ट जाके है ना
अपना मेडिकल जो है मेडिकल उसको एक्सपीरियंस है तो उसको ट्रीटमेंट देता है। बट अगर यूपीएससी ऐसा नहीं कर सकता। यूपीएससी एक पर्सनल ऑफिसर को अपॉइंट करता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में और उसे मॉनिटर करने के लिए रख देता है कि जितने भी तुम्हारे अंडर में डॉक्टर्स, जैसे 3000 डॉक्टर्स होंगे तो उसको मॉनिटर करो, ट्रीटमेंट करो, कम्युनिकल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, कोई डिसीज़ आया है, वायरस आया है, इन्फ्लुएंजा वायरस आया है तो उसको ट्रीट करे, उसको एक्शंस मिलाए। तो एक सर्विसेज एक ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करता है। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो गवर्नमेंट को संभाले, सिस्टम को संभाले, सोसाइटी को संभाले, तो इतने सारे मुद्दे को संभालना पड़ता है। इसलिए ये इसकी पोस्ट कम निकलती है, इसकी वैकेंसीज कम निकलती है। क्योंकि वैकेंसीज कम निकलती है, प्रॉब्लम ये नहीं कि लिमिटेड रखती है, बैलेंस वैकेंसीज रखती है यूपीएससी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं अंतर की बात नहीं करूँगा, ये बड़ा क्या है, ये छोटा क्या है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये यूपीएससी क्या चीज़ है। ठीक है, ये मेडिकल ऑफिसर ये भी है, इसमें भी एक मेडिकल ऑफिसर्स निकलते हैं, इसमें भी एमबीबीएस मांगते हैं। एमबीबीएस इधर भी है, अपने जो भी एडमिशन होते हैं एमबीबीएस में, जो चाहे वो डेंटल में हो, चाहे वो जनरल मेडिसिन में, जनरल हेल्थ में हो, फिजिशियंस हो, उसमें भी निकलते। इसमें भी हम गवर्नमेंट के लोगों को देखते हैं, गवर्नमेंट में 2-3 डॉक्टर्स है। दैट इज़ डिफरेंट, दे गिविंग यू ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट देते हैं। और जो ये ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं सेंट्रल सर्विस में, वो ट्रीटमेंट के साथ सर्विसेज देते हैं। एंड दे हैव टू मैनेज इन द ओवरऑल लेवल, मैक्रो लेवल से उनको देखना पड़ता है। उनके ऊपर 100 करोड़ लोगों का बोझ होता है। दैट इज द थिंग, दैट इज़ डिफरेंट। तो थैंक यू फॉर सीइंग इन दिस वीडियो। एनी क्वेरी, एनी डिफ़िकल्टी और कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हो या कुछ डाउट्स है आपके दिल में कि यार और कुछ पूछना है, तो मैं रेडी हूँ, आपके सभी क्वेश्चंस दे सकता हूँ, सभी आंसर दे सकता हूँ, क्वेश्चंस आप पूछोगे तो। थैंक यू।